हम लोग आंकड़ा संग्रह के विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा किया था। तो एक बार पुनः याद दिलाना चाहूँगा। आंकड़ा संग्रह करने की जो 3 विधि थी वो थी, पहला जो है वैयक्तिक साक्षात्कार द्वारा, दूसरा थी डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना और तीसरा टेलीफोन साक्षात्कार। ये 3 प्रक्रियाएं थी, 3 मेथड भी कह सकते हैं जिसमें आंकड़ा संग्रह करने की विधि थी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्रियात्मक गतिविधियाँ। तो प्रश्न है, आपको एक ऐसे व्यक्ति से जानकारी यानी कि सूचनाएं प्राप्त करनी है जो भारत के दूर दराज के गांव में रहता है। इस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के लिए आंकड़ा संग्रह की कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी और क्यों? मतलब आपको एक व्यक्ति से जानकारी लेना है और वो व्यक्ति भारत के दूर दराज के गांव में रहता है। तो सूचना प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा विधि सही रहेगा? वैयक्तिक द्वारा, जो अभी बताए थे, वैयक्तिक साक्षात्कार द्वारा आपको सूचना प्राप्त करना सही रहेगा, या डाक द्वारा प्रश्नावली भेज के द्वारा सही रहेगा, या टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार सही रहेगा? ये आप अपना विचार दें। ठीक है, मतलब कौन सा विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी और आपको लगता है कि वो ठीक है, तो क्यों? तो इसकी विवेचना कीजिए। ये पहला क्रियात्मक गतिविधियां हैं। दूसरा है, आपको किसी विद्यालय की अध्ययन गुणवत्ता के बारे में अध्यापक से एक साक्षात्कार करना है। मतलब किसी विद्यालय के जो अध्ययन संबंधी गुणवत्ता है उसके बारे में आपको जानकारी लेना है और इसके लिए क्या करना है, आपको एक शिक्षक का साक्षात्कार करना है, उसका इंटरव्यू लेना है। तो उनका जब इंटरव्यू लीजिएगा और यदि वहाँ विद्यालय का प्रधानाचार्य उपस्थित है तो किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर वहाँ प्रधानाचार्य रहेगा तो अध्यापक जो है साक्षात्कार उतना खोल के तो नहीं बताएगा, क्योंकि उनको अध्यापक जो प्रधानाचार्य हैं उनका तो थोड़ा सा डर रहेगा ही, क्योंकि अगर वो नहीं रहते हैं तो वो खोल के पूरा जिस तरह के प्रश्न होंगे उसको सुचारू रूप से आंसर दे सकते थे। मगर बात है कि जब प्रधानाचार्य रहेगा तो उनके फेवर में रखते हुए भी बात करेगा, उनके आंसर देगा, तो ये थोड़ा समस्या पैदा हो सकती है। मतलब उतने पूरा खुल के साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, ये कह सकते हैं। तो यहाँ 2 क्रियात्मक गतिविधियाँ थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है प्रायोगिक सर्वेक्षण। तो देखिए क्या दिया है। एक बार जब सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार हो जाए तो यह सलाह दी जाती है कि एक छोटे समूह का सर्वेक्षण करके देख लिया जाना चाहिए। एक छोटे समूह का सर्वेक्षण करके देख लिया जाना चाहिए, जिसे प्रायोगिक सर्वेक्षण के रूप में या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के रूप में जाना जाता है। सर्वेक्षण के बारे में प्रारंभिक अनुमान लगाने में सर्वेक्षण के बारे में प्रारंभिक अनुमान लगाने में प्रायोगिक सर्वेक्षण सहायक होता है। मतलब सर्वेक्षण के बारे में आपको लगता है कि प्रारंभिक अनुमान आपको लगाना है तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है, प्रायोगिक सर्वेक्षण कहने का मतलब सहायक हो जाता है। यह प्रश्नावली के पूर्व परीक्षण में भी सहायक होता है। यह जो है प्रायोगिक सर्वेक्षण जो है प्रश्नावली के पूर्व परीक्षण में भी सहायक होता है, ताकि प्रश्नों की कमियों एवं त्रुटियों को पता किया जा सके। इसके साथ ही प्रायोगिक सर्वेक्षण प्रश्नों की उपयुक्तता, निर्देशों की स्पष्टता, सर्वेक्षक यानी गणनाकार की कार्य दक्षता कैसी है तथा वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत एवं समय का अनुमान लगाने में भी सहायता करता है। अब हम लोग यहाँ पर जो
तीन प्रकार की जो सूचना संग्रह करने की जो विधि थी, तो उस पर हम लोग पुनः विचार करेंगे, जिसमें हम लोग जो सूचना या आंकड़ा जिसको कहेंगे, आंकड़ा संग्रह करने की जो तीन आधारभूत जो विधियां थी, वैयक्तिक साक्षात्कार द्वारा, डाक द्वारा सर्वेक्षण और टेलीफोन साक्षात्कार। तो आइए इन तीनों पर थोड़ा तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे वैयक्तिक साक्षात्कार के लाभ का। तो क्या लाभ हो सकते हैं? तो देखिए, पहला लाभ है कि उच्चतम उत्तर दर। इसमें जो प्रश्न का जो जवाब आएगा वो उच्चतम स्तर का होगा, यानी कि उच्चतम मतलब उत्तर जो है वो उच्चतम दर का होगा। सभी प्रकार के प्रश्नों के उपयोग की छूट होती है इसमें। मुक्तोत्तर प्रश्नों के उपयोग के लिए बेहतर होता है और अस्पष्ट प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण का अवसर भी इसमें प्रदान होता है। तो यहाँ पर ये हैं वैयक्तिक साक्षात्कार के लाभ। इसमें क्या हानि हो सकती है? आइए हानि के पहलू पर भी विचार किया जाए। तो ये जो वैयक्तिक साक्षात्कार जो होता है वो बहुत खर्चीला होता है। उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना भी इसमें रहता है। उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना भी इसमें रहता है। और इसमें एक चीज़ हानि है, अधिक समय लेने वाला होता है। तो ये था वैयक्तिक साक्षात्कार के जरिए आंकड़ा संग्रह करने में क्या लाभ है, क्या हानि है। अब जरा विचार करते हैं जो पत्र के माध्यम से, यानी कि इसे हम लोग जानते हैं डाक द्वारा। तो डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर किस प्रकार लाभ पहुंचेगा और क्या हानि होगी। तो पहले हम लोग लाभ के पहलू पर चलते हैं। तो देखिए, पहला लाभ अगर बात करें डाक वाला में, तो ये कम खर्चीला होता है। दूसरा, ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच का एकमात्र साधन ये है। उत्तरदाता पर कोई प्रभाव नहीं होता है। उत्तरदाता की गोपनीयता सुरक्षित रहती है और संवेदनशील मुद्दों के लिए सर्वोत्तम। ताकि इसमें देखिए, संवेदनशील मुद्दों पर भी ये अच्छे तरीके से इसमें प्रश्न इसका जो जवाब आता है। तो ये कह सकते हैं कि इन विभिन्न मामलों को ध्यान में रखते हुए कि इतने सारे लाभ हैं अगर आंकड़ा जो है डाक द्वारा प्राप्त करता है। तो इसमें कुछ हानियां भी हैं, तो आइए इस पर भी नोट करना होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ लाभ पर ही विचार करें। हानि क्या है? तो देखिए, ये डाक द्वारा में निरक्षरों के द्वारा उपयोग संभव नहीं है, क्योंकि वो डाक द्वारा जवाब नहीं भेज सकते। तो निरक्षरों के द्वारा उपयोग संभव नहीं। दूसरा, उत्तर प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, ये भी बोल सकते हैं, हानि में तो है। अस्पष्ट प्रश्नों के स्पष्टीकरण का अभाव। जो प्रश्न अस्पष्ट है उसका स्पष्टीकरण का अभाव रहता है। और प्रतिक्रियाएं देखना संभव नहीं है, मतलब क्या प्रतिक्रिया आ रही है ये नहीं देख पा सकते हैं। तो ये रहा कुछ हानि के पहलू पर। अब हम लोग बात करेंगे आंकड़ा संग्रह की जो तीसरी विधि है वो टेलीफोन के जरिए। तो उसके क्या लाभ हैं? तो ये देखिए, पहला लाभ में आता है कि ये अपेक्षाकृत कम खर्चीला है। दूसरा, उत्तरदाता को प्रभावित करने की अपेक्षाकृत कम संभावना, मतलब इसमें उत्तरदाता को प्रभावित करने की ज़्यादा संभावना नहीं होती है। और अपेक्षाकृत उच्च उत्तर दर, इसमें जो जवाब होता है वो उच्च उत्तर दर का, मतलब इसमें तुरंत ही हमें उसके जवाब मिलते हैं। और यदि हम इसकी हानि के पहलू पे जाएं तो देखिए, ये सीमित उपयोग है। दूसरा, हानि पे देखा जाए तो प्रतिक्रियाएं देखना संभव नहीं है। और तीसरी हानि की बात करें तो उत्तरदाताओं को प्रभावित करने की संभावना देखने को मिलती है। तो यहाँ अभी हम लोगों ने तीनों विधियों की लाभों को देखें और तीनों विधियों की हानि को देखें।